आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। राजनीति में कई बार 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, तो कई बार अपनी रणनीति को बदलना भी पड़ता है, क्योंकि जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर सपा 24 की लड़ाई का बिगुल बजाने में लगी है, उससे सूबे की सियासी हलचल तेज हो गई है। क्योंकि सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर लगाकर यूपी का पारा चढ़ा दिया है। वहीं रामगोपाल यादव का एक बयान भाजपा को बुरी तरीके से चुभ गया है, लेकिन बयानबाजी की जोर आजमाइश भाजपा की तरफ से भी खूब हो रही है। भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी ने सपा पर ऐसा तंज किया है कि अखाड़े के पहलवान से भाड़े के पहलवान तक आ गई है। वही बात होगी मायावती की दहला चाल की, जिसके दम पर मायावती यूपी के आसमान को नीले रंग में रंगने की तैयारी कर रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, लाल सेना का असुर संग्राम 24 से पहले बड़ा तूफान। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि अगर उसे भाजपा को टक्कर देनी है तो उसे उसी की तरह सोचना होगा, उसी की तरह लड़ना होगा। क्योंकि सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ असुर संग्राम की हुंकार भर दी है, जिस पर भाजपा भी पलटवार के मोड में आ गई है। लेकिन सपा की तैयारी बता रही है कि इस बार लड़ाई बड़ी भीषण होने वाली है। नैमिषारण्य से सपा का असुर संग्राम, यूपी की राजनीति में आया तूफान। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। सॉफ्ट हिंदुत्व से साइकिल में भरेगी हवा, भाजपा की लाइन पर सपा। जिस नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई थी, जिस नैमिषारण्य में महर्षि दधीची ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिस नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, उस नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर लगाकर समाजवादी पार्टी ने 24 की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। यह पहली बार है जब सपा ने भाजपा को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन नैमिषारण्य में लगे प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ऐसा बयान दिया कि सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। रामगोपाल यादव ने भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। तो बीजेपी यही जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, इसमें तो केवल एक नेक्सस है। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं है। भाजपा को रामगोपाल की असुर वाली बात इतनी बुरी तरह चुभी कि उसने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। अरे बाबरवादियों को राम भक्त कहाँ से बनाएंगे रामगोपाल जी? कल तक जो है बाबर का मकबरा राम जन्मभूमि पर बनाने के लिए वो हर संभव कवायद कर रहे थे। आज राम राम जप रहे हैं। तो ऐसे जिस तरह से रावण की सेना के पराभव के बाद असुर राम राम कर रहे थे, वैसे रामगोपाल को भी आज राम राम जपना पड़ रहा है। सुर असुर का निर्णय तो जनता करती है, और जनता ने पिछले विधानसभा में बता भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन असुर है कौन सुर है। और ये जंगल राज वाले कब से निर्णय करने लगे कौन सुर है असुर है? वध तो जनता ही करती है, और किसका वध करती है ये समय आने पे बताया जाएगा। मुझे तो लगता है कि जो प्रोफेसर शब्द लगा हुआ है, तो उनको तो अपनी डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी कि प्रोफेसर होते हुए भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना कहीं न कहीं उनके पढ़े लिखे होने का जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीतापुर के नैमिषारण्य में पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से कर दी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि दरअसल नैमिषारण्य से ही कहीं न कहीं असुरों का विनाश हुआ था, और इस बार चुनाव में अब बीजेपी का भी विनाश होगा। दरअसल सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी 24 की सियासत को ध्यान में रखते हुए हिंदुत्व के मोर्चे पर बड़ी लकीर खींचना चाहती है। जानकार इसे अयोध्या कांड की काट भी मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर पूजा पाठ कर बड़ी लड़ाई के संकेत दे दिए हैं।
तो शिवपाल सपा को सेकुलर पार्टी बता रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए तब सब हिंदुत्व की बात करते हैं, और यहाँ से जब हम चलेंगे शाहजहाँपुर, बरेली, बरेली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और जब फिरोजाबाद से लेकर के जब हम लोग इधर चलेंगे तो कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं। दरअसल हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा हमेशा से सपा को घेरती रही है, लेकिन अब सपा ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो नैमिषारण्य से बड़ा संदेश देने में लगी है। बता दें कि 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले थे। अब सपा की कोशिश इस वोट बैंक को बढ़ाकर 40% तक ले जाने की है, जिसके लिए वो यादव, मुस्लिम और दलितों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुओं को अपने पाले में करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 24 के लिए हुंकार भर दी है और सॉफ्ट हिंदुत्व को इस बार अपना हथियार बना लिया है। जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। पहले लखीमपुर के देवकली में प्रशिक्षण शिविर किया गया 2 दिन का, और उसके बाद सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर किया गया। इस शिविर में समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स खुद पहुंच रहे हैं और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ को मजबूत करके और बूथ को यूथ के द्वारा मजबूत करके कैसे जीत दर्ज करनी होगी। बता दें कि कर्नाटक में भाजपा ने बजरंग दल को लेकर हार्ड लाइन ली थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, उसे जीत मिली। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी लाइन पर भाजपा को टक्कर दी और अब अखिलेश इसे यूपी में आजमाना चाहते हैं। हम विकासवादी लोग हैं, समाजवादी विकासवादी होते हैं और समाजवादी विचारधारा का प्रसार प्रचार हम लोग इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कर रहे हैं। अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को समाजवाद, लोकतंत्र और संविधान की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश भाजपा को यूपी में रोक पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की नजरें समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ से भाजपा सबसे ज्यादा लीड लेती रही है। ऐसे में अगर अखिलेश ने थोड़ी भी घेराबंदी की तो दिल्ली में भाजपा की हैट्रिक खतरे में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर के नैमिषारण्य से रतीश त्रिवेदी के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात मुलायम के नाम की दुहाई भाड़े वाले बयान पर सियासत आई, क्योंकि एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था यादव सिर्फ जातिवादी नहीं होते, राष्ट्रवादी भी होते हैं। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा की सहयोगी और यूपी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने सपा पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि मुलायम के दौर में अखाड़े के पहलवान होते थे, अब की सपा में भाड़े के पहलवान हैं। संजय निषाद का भाड़े वाला हमला, समाजवादी पार्टी कैसे लेगी बदला? मुलायम के नाम की दुहाई, भाड़े वाले बयान पर सियासत आई। 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अब भाजपा ने हर मोर्चे से लड़ाई शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ भाजपा सपा पर हमलावर नजर आ रही थी, लेकिन अब भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी भी एक्शन में है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आगरा की धरती से सपा पर ऐसा निशाना साधा कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। संजय निषाद ने जहां सपा को सूखा पेड़ बताया, वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि मुलायम के दौर में अखाड़े के पहलवान हुआ करते थे, लेकिन अब सपा के पास भाड़े के पहलवान हैं। देखिए, इस समय हम लोग 24 घंटे राजनीति को हम सेवा के रूप से हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, और वो राजनीति को राजनीति की तरह काम करते हैं। जब राजनीति चुनाव आता है उस समय खड़े होते हैं और उस समय बड़े होने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन में वो समय जब आए तो जब पहले की समाजवादी, अब की समाजवादी पार्टी में, तब पहले अखाड़े के पहलवान थे, अब भाड़े के पहलवान हैं। निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। आगरा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब अखाड़े के पहलवान नहीं, भाड़े के पहलवान बचे हुए हैं। यानी उनका सीधा सीधा आरोप था
कि जो दूसरे दलों से भाड़े पर लिए गए नेता हैं वो समाजवादी पार्टी चला रहे हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये भाजपा के गेम प्लान का हिस्सा है, जिसके जरिए वो मुलायम के दौर की सपा को तो मजबूत बताती है, लेकिन अखिलेश यादव वाली सपा को उसके मुकाबले कमजोर बताती है। इसी तरह का एक बयान इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि यादव जितने जातिवादी होते हैं उतने ही राष्ट्रवादी भी। इसलिए अखिलेश यादव जी, आप यादवों के ऊपर की बात करते हो। यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को जातिवादी बताने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के इन चौतरफा हमलों का जवाब क्या सपा दे पाएगी, क्योंकि 24 के चुनावी जंग की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आएंगी ये लड़ाई और तेज होती जाएगी। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ। और अब बात झूठे नाम का मुखौटा हिंदू बनकर दे रहा था धोखा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर चैट करते हैं, लोगों को दोस्त बनाते हैं, तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि धर्मांतरण की साजिश की ये वो कहानी है जिसमें एक शख्स ने पहले हिंदू बनकर सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती की, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, लेकिन जब लड़की लड़के से मिलने पहुंची तो ऋषभ दुबे शानू चिकना निकला, जिसके बाद लड़की ने शानू से पीछा छुड़ाना चाहा तो शानू उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। धर्मांतरण का गंदा खेल, शानू चिकना पहुंचा जेल। सोशल मीडिया पर झूठे नाम का मुखौटा हिंदू बनकर दे रहा था धोखा। अभी गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के खुलासे की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि अब कानपुर देहात में सोशल मीडिया पर चैटिंग के जरिए धर्मांतरण का खेल सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम शानू चिकना है, जिसने सोशल मीडिया पर ऋषभ दुबे बनकर पहले बीएससी में पढ़ने वाली लड़की से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन जब लड़की इससे मिलने पहुंची तो ऋषभ दुबे बने शानू चिकना का पूरा राज खुल गया। इसके बाद पीड़ित ने इससे मिलना बंद कर दिया तो ये गुंडई पर उतर आया। इसने पहले लड़की को सड़क पर परेशान करना शुरू किया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी, पीड़ित पर शादी करने का दबाव बनाया। लड़की ने कहा वो दूसरे धर्म की है तो शानू चिकना ने उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। शुरू में पीड़ित सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसने आपबीती अपने परिवार को बताई तो लड़की के परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। एक व्यक्ति द्वारा फर्जी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था और उसके साथ वह अभद्र चैटिंग करता था। जब वादिया को उसकी सही जानकारी प्राप्त हुई तो उसने उससे बात करने से मना किया, लेकिन वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा और उस पर धन परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी देने लगा और उसके मना करने के बाद उसने कहा जान से मारने की भी धमकी दिया। राज ऐसा था कि जो ऋषभ दुबे था वो ऋषभ दुबे ना होकर शानू चिकना निकला। जैसे ही लड़की को पता चला कि वो जिससे बात कर रही है और जिसके प्यार में परेशान है वो ऋषभ नहीं बल्कि शानू चिकना है, तो लड़की ने उस लड़के से तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में लड़की ने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस को तहरीर दे दी और पुलिस ने आनन फानन में एक्टिव होकर इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक जब गिरफ्तार हुआ तो राज खुले कि ऋषभ दुबे नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ऋषभ दुबे के नाम से आईडी बनाई गई थी। सोशल मीडिया से दोस्ती और प्यार से धर्मांतरण की इस साजिश ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर लोग पहले दोस्ती करते हैं फिर इस तरह की बात सामने आती है। इसलिए सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले ये समझ लें कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं उसे जानते भी हैं या नहीं। ऐसे में शानू चिकना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इसके तार धर्मांतरण कराने वाले किसी गैंग से तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कई ऐसे गैंग चल रहे हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से विकास धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात नेपाल से आया जीवा का काल, अतीक अशरफ का सुपारी किलर। जीवा की हत्या को लेकर हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है और अब पुलिस पूछताछ में जीवा की हत्या के तार नेपाल से जुड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि जिस अशरफ नाम के माफिया ने विजय यादव को जीवा को मारने की सुपारी दी थी, वो माफिया अतीक का दोस्त था। फिलहाल पुलिस सभी डेटा को जोड़ने में लगी हुई है, जिसमें हत्यारे विजय का मोबाइल सबसे बड़ी कड़ी है। पुलिस विजय यादव के मोबाइल से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। नेपाल से जुड़े जीवा की हत्या के तार, बॉर्डर पार से आया था हथियार। $20 लाख की सुपारी, कैसे हुई जीवा को मारने की तैयारी। जब से लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या हुई है, पुलिस इसकी तह तक पहुंचने में लगी है, क्योंकि अब जीवा हत्याकांड में आरोपी शूटर विजय यादव का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। क्योंकि पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था, वहां एक बड़े माफिया के संपर्क में रहा। इसी माफिया ने विजय को जीवा की मौत की सुपारी दी थी, जो 20 लाख रुपए में तय हुई थी। कोर्ट परिसर में जीवा की हत्या के तार नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक की पुलिस जांच में, पुलिस इंट्रोगेशन में जो चीजें सामने आई हैं, उसके अनुसार जीवा को मारने के लिए विजय यादव को नेपाल में सुपारी दी गई थी। 20 लाख रुपए पे पूरी डील हुई थी। वहीं पर उसे असलहा भी मुहैया कराया गया। वहीं एक बात ये भी सामने आई है कि जिस अशरफ नाम के माफिया ने विजय यादव को जीवा को मारने की सुपारी दी थी, वो माफिया अतीक का दोस्त था। क्योंकि पूछताछ की एक थ्योरी ये भी बताती है कि जिस माफिया ने विजय को सुपारी दी थी, उसका भाई जेल में बंद था, जिसे जीवा परेशान करता था, जिसका बदला लेने के लिए उसने विजय को जीवा की सुपारी दी थी। सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। अब तक की जानकारी में ये साफ हुआ है कि संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का ठेका माफिया अतीक अहमद के दोस्त अशरफ ने दिया था। अशरफ इन दिनों नेपाल में रह रहा है। अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ की जेल में बंद है और उसे ये जानकारी मिली थी कि जेल में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा उसके भाई आतिफ को परेशान करता है। इसी वजह से उसने जौनपुर के विजय यादव को संजीव महेश्वरी और जीवा को मारने की सुपारी दी। फिलहाल पुलिस सभी तार को जोड़ने में लगी है, जिसमें हत्यारे विजय का मोबाइल सबसे बड़ी कड़ी है। पुलिस विजय यादव के मोबाइल से डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विजय के मोबाइल से मर्डर के कई राज खुल सकते हैं। इसके अलावा कैसरबाग बस अड्डे की सैटेलाइट इमेज भी खंगाली जा सकती है, जिससे विजय यादव और उससे मिलने वाले लोगों की पहचान हो सकती है। इसके अलावा कैसरबाग बस अड्डे के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मतलब एकदम साफ है, पुलिस हर उस हाथ तक पहुंचने में लगी है जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।